तो ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं होता है, पर इसके बावजूद भी उसका सपना होता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनना। सभी लोग उससे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, तुम अपने सपने से गिव अप कर दो, पर आज तक कभी भी गिव अप नहीं करता अपने सपने से। पर एक दिन ऐसा कुछ होता है जो कि आस्था की पूरी लाइफ बदल देता है। तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक काफी बड़े स्कल को दिखाया जाता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिन्होंने इस डीमन को मारा होता है। और इस स्कल के पास एक चर्च होता है। एक दिन चर्च के फादर को गेट पे दो छोटे बच्चे मिलते हैं और वो देखते ही समझ जाते हैं कि दोनों ही बच्चे अनाथ हैं और वो दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। दोनों ही बच्चों की टी शर्ट पे उनका नाम लिखा होता है, जिनमें से पहला वाला काफी शांत और क्यूट होता है और इसका नाम होता है यूनो। वहीं पे दूसरा बच्चा थोड़ा सा शरारती और बदमाश होता है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और इसका नाम होता है आस्था, जो कि हमारी इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्था चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है और वो बोलता है मैं बड़ा होकर विजर्ड किंग बनूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। सिस्टर लिली कहते नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, पर आस्था काफी जिद करने लगता है और तभी सिस्टर लिली अपने मैजिक का यूज करके आस्था को एक वाटर पंच जड़ देती है। तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आते हैं और वो कहते हैं बहुत बढ़िया किया आपने, ये जब भी आपको ऐसे ही परेशान करे इसको ऐसे ही एक दो वाटर पंच मार दिया कीजिए। लेकिन आस्था दोबारा से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पे यूनो आ जाता है और उसे अपने मैजिक से गिरा देता है। आस्था गुस्से में खड़े होता है और वो उसके पास भाग के जाता है और कहता है तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बन जाते हो। यूनो बोलता है देखो, पहला तो तुम काफी ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट छोटी है और तीसरा तुम दिमाग से पैदल हो। और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग कभी शादी नहीं करते हैं। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है क्या। आस्था कहता है क्यों ना फाइट कर ले। यूनो कहता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आस्था बोलता है क्यों, डर गए क्या। पर तभी एक बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है और वो बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि यूनो तुम जैसे से डरेगा। आस्था बोलता है अबे बच्चे तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो। मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ जो कि 15 साल होने पर भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। असल में आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं होता और ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में है जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। मैक्स बोलता है भूल जाओ कि तुम कभी यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा पाओगे। आस्था बोलता है अच्छा तो क्या तुम्हारा यूनो ये कर सकता है, और आस्था क्रंचेस मारने लगता है, वो भी बहुत ही हाई स्पीड में। और असल में आस्था ने इन एक्सरसाइज से फिजिकली खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। मैक्स बोलता है विजर्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, ना कि कोई बॉडी बिल्डर। दूसरी तरफ यूनो सिस्टर लिली की हेल्प कर रहा होता है उनके कपड़ों को सुखाने में, जिसे देखकर सभी बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। सिस्टर लिली यूनो को थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर आस्था काफी ज्यादा जेलस होने लगता है और यूनो का भी सपना विजर्ड किंग बनने का है, एकदम आस्था की तरह। आस्था फटाफट से लकड़ियां काटने आ जाता है, पर यूनो अपने मैजिक से उन्हें भी काट देता है। मैक्स बोलता है मुझे पता है कि अगला विजर्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। और तभी वहाँ पे फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं यूनो जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। इस चीज से आस्था काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। सिस्टर लिली आस्था के पास आती है और कहती है दुखी मत हो आस्था, कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी ग्रिमवॉल मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। इसे सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर वो खड़े हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रिमवॉल मिलेगी और फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और एक दिन बनूंगा विजर्ड किंग। और असल में ग्रिमवॉल एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर 3 लीफ होती है, जो कि लोगों को 15 साल की उम्र पे मिलती है और ग्रिमवॉल की वजह से उनकी मैजिकल पावर बूस्ट हो जाती है और वो मैजिकल अटैक भी कर पाते हैं। आस्था बोलता है यूनो जब मुझे मेरी ग्रिमवॉल मिल जाएगी तो हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे बचपन की तरह, पर यूनो उसे इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजर्ड किंग नहीं बन पाएगा। सिस्टर लिली को लगता है कि इस बात से आस्था काफी दुखी हो गया था, इसलिए वो कहीं पे जाके रो रहा होगा, लेकिन आस्था रोता वोता नहीं है, बल्कि वो ट्रेनिंग कर रहा होता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अपने विजर्ड किंग के सपने को सच करने के लिए। कुछ दिनों बाद आस्था, यूनो और बाकी बच्चे ग्रिमवॉल टावर जाते हैं, जो कि 15 साल के हो गए थे, अपनी अपनी ग्रिमवॉल को कलेक्ट करने के लिए। आस्था काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि फाइनली अब वो भी मैजिक यूज कर पाएगा और यूनो की बराबरी कर पाएगा। और यहाँ पे 2 बच्चे भी आए होते हैं जो कि नोबल्स होते हैं और वो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रिमवॉल टावर का मास्टर आता है और एक मैजिकल स्पेल बोलता है, जिससे सभी ग्रिमवॉल अपने अपने ओनर के पास उड़कर जाने लगती है और सभी लोग अपनी ग्रिमवॉल को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर आस्था के पास कोई भी ग्रिमवॉल नहीं आती है। आस्था बोलता है मेरी ग्रिमवॉल कहाँ रह गई, और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर यूनो को मिलती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है और यही ग्रिमवॉल फर्स्ट विजर्ड किंग के पास भी थी, जिसे देखकर सभी लोग
हैरान हो जाते हैं। यूनो घूमता है और वो बोलता है मैं ही बनूंगा अगला विजर्ड किंग। पर तभी आस्था बोलता है तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजर्ड किंग। और दोबारा से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर इस बार तो यूनो भी उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में आस्था उल्टा लटका होता है और वो थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि मैजिक न होने के साथ साथ अब तो उसके पास उसकी ग्रिमवॉर भी नहीं है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आस्था गिव अप नहीं करता और वो बोलता है क्या हुआ अगर मेरे पास मैजिक और ग्रिमवॉर दोनों ही नहीं है, फिर भी मैं मेहनत से गिव अप नहीं करूंगा। मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ और ये मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा यूनो। पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और यहाँ पे वही दो नोबल्स यूनो से लड़ने के लिए आए होते हैं। और एक बंदा कहता है आखिर तुझ जैसे गरीब को एक 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है, हम जैसे नोबल्स को क्यों नहीं, मैं जला दूंगा तेरी इस ग्रिमवॉर को। और वो यूनो के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्पेल से, पर यूनो बिना ग्रिमवॉर का यूज करे ही उसके मैजिक को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि यूनो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। पर तभी कुछ चेंस आकर उन्हें पकड़ लेती है और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है तुम लोग बेवकूफ हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो बोलता है कौन हो तुम। ये बंदा कहता है मेरा नाम स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। वो चेंस यूनो को भी पकड़ लेती है और उसकी ग्रिमवॉर उससे ले लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही पावरफुल और फेमस चोर हो, पर तुम्हें ये बात तो पता होगी कि ग्रिमवॉर को सिर्फ उसका रियल ओनर ही यूज कर सकता है। स्नेक बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा इसे कोई और यूज नहीं कर सकता है, पर ब्लैक मार्केट में मुझे इस ग्रिमवॉर के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और माफ करना बच्चे, तुम्हारा विजर्ड किंग बनने का सपना यहीं पे खत्म होता है। पर तभी वहाँ पे आस्था आ जाता है और वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ, और तुम्हारे पास दो दो ग्रिमवॉर कैसे आई। यूनो बोलता है घोंचू उसमें से एक मेरी है और यहाँ से भाग जा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और आस्था पूरा खेल समझ जाता है। आस्था बोलता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवॉर वापस कर दे। स्नेक बोलता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। और ऐसा कह के वो आस्था के ऊपर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर मैं वो भी हूँ जो एक दिन बनेगा विजर्ड किंग। और वो स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। यूनो कहता है उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पे अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन स्नेक की चेन उसे पकड़ लेती है और स्नेक उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है ये तो बस एक नॉर्मल चोर है, फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, और जब एक चोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विजर्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और स्नेक उसे दीवार से लड़ा देता है। स्नेक आस्था के पास जाता है और वो बोलता है अपनी आंखें खोल बच्चे, तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा, 100 जन्मों में भी नहीं। आस्था मन में कहता है ये सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी ट्रेनिंग कर लूँ फिर भी मैं इसे कभी नहीं हरा सकता हूँ। स्नेक बोलता है मैं अपनी चेन से ये मेजर कर सकता हूँ कि किसके अंदर कितना मैजिक है, पर तुम्हारे पास तो एक बूंद भी मैजिक नहीं है और इसीलिए तुम्हें ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। विजर्ड किंग तो बहुत दूर की बात है, तुम तो एक मामूली से जादूगर भी नहीं बन पाओगे। ये सुन के आस्था पूरी तरह से टूट जाता है और अपने मन में कहता है ये सच ही तो कह रहा है, ना ही मेरे पास मैजिक है और ना ही कोई ग्रिमवॉर, तो भला मैं विजर्ड किंग कैसे बनूंगा। और आस्था सबसे पहली बार अपनी लाइफ में गिव अप करने वाला होता है। पर तभी यूनो चिल्लाकर कहता है आस्था विजर्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजर्ड किंग तो मैं बनूंगा और वो कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके पास भी एक मैजिकल पावर है जो कि है कभी भी गिव अप न करना। और इसे सुनते ही आस्था के अंदर दोबारा से हिम्मत आ जाती है। आस्था बोलता है दूर हट मुझसे, और उसके पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था बोलता है चिंता मत करो यूनो, मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर इसे नहीं ले जाने दूंगा, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। पर तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवॉर आ जाती है जो कि होती है 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। और अब आस्था को उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर मिल चुकी थी। यूनो स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था, तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसा कि तुमने बचपन में किया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यूनो बहुत ही रोतड़ू होता है बचपन में और छोटी छोटी बातों पे रोता रहता था, पर आस्था हमेशा उसे बचाता था और उसकी मदद करता था उसके बड़े भाई की तरह। एक दिन सिस्टर लिली आस्था और यूनो को फर्स्ट विजर्ड किंग की कहानी सुनाती है कि बहुत पहले एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर तरफ तबाही मच गई थी। पर तभी एक लड़का वहाँ पे आता है और उसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर होती है। उस राक्षस और लड़के की लड़ाई काफी दिनों तक चलती है, पर वो लड़का आखिरी में उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में शांति और सुख ले आता है। और वही थे द फर्स्ट विजर्ड किंग, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। इस कहानी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर विजर्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर यूनो को एक लेटर देते हैं और उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुँचाने के लिए कहते हैं। आस्था कहता है मैं भी चलूं, पर यूनो कहता है नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगा। यूनो उस आदमी तक लेटर पहुंचा देता है और अभी काफी रात हो चुकी थी। आस्था को यूनो की चिंता हो रही होती है। आते हुए यूनो को एक बड़ा सा आदमी पकड़ लेता है और उसका पेंडेंट उससे छीन लेता है। यूनो कहता है प्लीज वो मुझे वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। वो बंदा हंसते हुए कहता है और बोलता है यहाँ से भाग जा बच्चे, वरना मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा। जिससे यूनो काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है और वो सोचता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी वहाँ पे आता है आस्था और उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी आस्था को मार के दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से उस आदमी को पकड़ लेता है और
जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब आस्था जानता है कि वो उसे नहीं हरा सकता तो वो उससे लड़ क्यों रहा है। वो आदमी आस्था को काफी इंजर्ड कर देता है, पर आस्था उसे पकड़ कर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। वो आदमी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और वो उस पेंडेंट को वहीं पे छोड़ के चले जाता है। आस्था वहीं पे गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर कहता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आस्था कहता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सभी बच्चों को सेफ और खुश रखूंगा। दूसरी तरफ आस्था की ग्रिमवॉर से एक तलवार निकलती है। स्नेक बोलता है, तुम्हारे पास ग्रिमवॉर कैसे आई? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? स्नेक अपनी मैजिकल चेन से आस्था के ऊपर हमला करता है, पर आस्था अपनी शॉर्ट का यूज करता है जिससे स्नेक की सारी मैजिकल चेन्स गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है, ये तुमने कैसे किया? आखिर हो कौन तुम? आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजार्ड किंग, और वो स्नेक के ऊपर हमला करता है और उसे हरा देता है। यूनो उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और आस्था बोलता है, ये देखो यूनो, मुझे भी मेरी ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो कहता है, तो तुमने एक और बार मुझे बचा लिया आस्था, और तुम्हें वो प्रॉमिस तो याद है ना? बचपन में यूनो जब आस्था की बातें सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं भी विजार्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। आस्था बोलता है, हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है, तुम भी। यूनो खड़ा होता है और वो बोलता है, ठीक है, मैं भी विजार्ड किंग बनूंगा और आज के बाद मैं कभी नहीं रहूंगा और एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सभी बच्चों को खुश और सेफ रखूंगा। आस्था कहता है, तो इसका मतलब हम दोनों राइवल्स हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन बनेंगे विजार्ड किंग। आस्था बोलता है, हाँ, मुझे याद है, पर मुझे लगा कि तुम भूल गए होंगे। और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि पहले विजार्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजार्ड किंग की एक झलक देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को भी देखते हैं जो कि विजार्ड किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं और इनकी एक पर्टिकुलर स्क्वाड होती है जिसमें ज्वाइन करने के लिए सभी बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर लिली और फादर ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं। फादर पूछते हैं कि आपने यूनो के साथ आस्था का नाम क्यों दिया जबकि उसके पास होने का चांस ना के बराबर है। मास्टर कहता है कि आस्था ने मुझे अपनी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उसे भी एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। फादर बोलते हैं, आस्था के पास जो ग्रिमवॉर आई है क्या असल में वो कोई ग्रिमवॉर भी है या नहीं? वो है क्या चीज? मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, पर उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक काफी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर आस्था को ना भेजने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ही वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, तो उसे ना भेजें। मास्टर बोलते हैं, कहीं तुम उसे इसलिए तो भेजना नहीं चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी, जिस पर फादर शर्मा जाते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था की बहुत परवाह करते हैं। दूसरी तरफ आस्था और यूनो चर्च तक रेस लगाते हैं और दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था बोलता है, जल्दी बताओ कौन जीता? मैक्स बोलता है, यूनो जीता है, पर आस्था बोलता है जो पहले चर्च के अंदर जाएगा वो जीतेगा, पर यूनो अपने मैजिक से उसे दूर उड़ा देता है और रेस जीत जाता है। रात में भी आस्था बोल रहा होता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग, पर मैक्स को आस्था पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास मैक्स आता है। आस्था पूछता है क्या हुआ? मैक्स बोलता है तुम पागल हो। आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर आए हो। मैक्स बोलता है तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तो भला तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास कैसे होगे? आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर भी है और मैं जरूर मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर लूंगा, फिर मैं बनूंगा एक दिन विजार्ड। पर तभी मैक्स उसे चुप करा देता है और वो बोलता है जब देखो विजार्ड किंग, तुम क्यों नहीं समझते कि हम जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। आस्था उसके पास आकर चिल्लाता है और वो बोलता है जरूर होते हैं। अगर तुम अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करोगे और पूरे दिल से उसे चाहोगे तो तुम्हारा जो भी सपना होगा वो जरूर पूरा होगा। और सबसे पहली बार मैक्स को रियलाइज होता है कि आस्था कोई लूजर नहीं है। रात में फादर आस्था और यूनो के लिए बढ़िया सा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले थे। आस्था बहुत खुश होता है। फादर आस्था को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं देखो अगर तुम फेल हो जाओ आस्था तो चुपचाप घर वापस आ जाना और दुखी मत होना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आस्था कहते हैं ये बात आप सिर्फ मुझे ही बोलोगे या यूनो को भी? पर फादर कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूनो तो बड़ी आराम से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। पर सिस्टर लिली अपने मैजिक से उसको दीवार में चिपका देती है। अगले दिन सभी लोग आस्था और यूनो को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, पर मैक्स बोलता है आस्था को बाय बोलने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगर आस्था तुम पास हो गए तो मैं भी मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी सपने देख सकते हैं और फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। आस्था बोलता है तो तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, जिसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। सिस्टर लिली भी थोड़ी सी दुखी होती है आस्था के जाने पर और काफी लंबे सफर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं मैजिक नाइट एग्जाम की जगह पे। इसके बाद आस्था और उसका भाई यूनो कीका टाउन में आ जाते हैं जहाँ
जहाँ पे उनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा और अगर ये पास हो गए तो ये बन जाएंगे मैजिक नाइट्स। ये दोनों कीका टाउन में घूम रहे होते हैं और आस्था जहाँ पे भी नजर घुमाता है उससे हर तरफ मैजिक ही देखने को मिलता है। पर तभी वो एक बहुत ही बड़े कैसल को देखता है जो कि विजार्ड किंग का होता है। आस्था बोलता है देखना यूनो एक दिन ये कैसल मेरा होगा। यूनो बोलता है सोचना भी मत। आस्था बोलता है ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से विजार्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था यूनो और बहुत सारे लोग एग्जाम देने आए होते हैं और आस्था पागलों की तरह बोल रहा होता है हेलो दोस्तों देखना मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। और यूनो ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे कि वो आस्था को जानता ही ना हो ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। आस्था और यूनो एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं और जब यूनो अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर दिखाता है तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं आखिर कौन है ये बंदा, और गार्ड उसे अंदर भेज देता है। पर जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर दिखाता है तो गार्ड सोच रहा होता है कि ये कोई ग्रिमवॉर है भी या नहीं, क्योंकि आस्था की ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर होती है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। आस्था गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और गार्ड उसे भी अंदर भेज देता है। पर एक लड़का आस्था के पीछे खड़ा होता है और वो बोलता है ये बंदा मुझे काफी फनी लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं और जिसके पास जितना कम मैजिक होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा मैजिकल बर्ड्स आती है। पर यूनो के पास एक भी मैजिकल बर्ड नहीं आती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कौन है ये बंदा जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है और कोई भी मैजिकल बर्ड उसके पास भी नहीं आ रही है, और आखिर इसके पास इतनी मैजिकल पावर कैसे है। और यूनो के ऊपर काफी लड़कियां फ्लैट भी हो जाती है, वहीं पे आस्था के ऊपर मैजिकल बर्ड्स, और सभी लोग उस पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कौन है ये बंदा जिसके पीछे इतनी सारी मैजिकल बर्ड्स पड़ गई है। पर तभी आस्था एक बंदे से टकरा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी एग्जाम देने आया होगा और वो इससे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। पर ये बंदा आस्था का सर पकड़कर उठा देता है और वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता है बल्कि एक मैजिक नाइट ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है जो कि सबसे बेकार स्क्वाड होती है। और बेचारे आस्था की पहली मुलाकात ही कैप्टन नाइट के साथ हो जाती है और वो आस्था का सर मसलने ही वाला होता है। लेकिन तभी यामी की स्क्वाड के 2 मेंबर यहाँ पे आ जाते हैं, फिनरल और गॉर्डन। फिनरल लड़कीबाज और ठरकी होता है, वहीं पे गॉर्डन काफी शांत और अच्छा होता है। फिनरल कैप्टन यामी से कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। यामी बोलता है मैं तो बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था, और इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यामी आस्था को छोड़कर चले जाता है और आस्था के पास वही लड़का आता है जिसका नाम होता है और वो आस्था से फ्रेंडशिप कर लेता है। पर तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स आ जाते हैं। इस कैप्टन का नाम होता है विलियम और इसकी स्क्वाड सबसे बेस्ट होती है पूरे क्लोवर किंगडम में, और यही बंदा गोल्डन डॉन्स का कैप्टन भी होता है। और सभी लोगों का सपना इसकी स्क्वाड में जाने का होता है, पर वहीं पे यामी की स्क्वाड सबसे बेकार स्क्वाड होती है पूरे क्लोवर किंगडम की। यामी जो कि ब्लैक बुल्स का कैप्टन होता है और कोई भी इसकी स्क्वाड में नहीं जाना चाहता है। आस्था बोलता है विजार्ड किंग कहाँ है, पर सेके बोलता है इन जैसे छोटे मोटे इवेंट्स में विजार्ड किंग थोड़ी ना आएंगे, वो हमारे किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है और उनके पास और भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं। विलियम बोलता है तो चलो अब टेस्ट शुरू करते हैं, और वो अपना मैजिक यूज करता है जिससे आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ जाता है और वो सभी को एक जादुई झाड़ू देता है। विलियम बोलता है ये पहला टेस्ट है और तुम्हें अपनी मैजिकल पावर से उड़ना होगा। सभी बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं पे मैजिक नाइट कैप्टन्स उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड यूनो बड़े आराम से उड़ रहा होता है और सभी कैप्टन नाइट्स को इम्प्रेस कर देता है। पर हमारा आस्था उड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कूद भी नहीं पा रहा होता है। पर तभी एक कैप्टन नीचे जाके एक लड़की को डांट रहा होता है जो कि इसकी छोटी सिस्टर होती है, और ये बंदा बोलता है तुम ये एग्जाम क्यों देने आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत कराओ और चुपचाप यहाँ से घर चले जाओ, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी। दूसरी तरफ से के आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम भी ये कर सकते हो। पर हम सब जानते हैं कि आस्था ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास तो मैजिक ही नहीं है। पर इसके बाद वाले एग्जाम्स में भी आस्था की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार होती है। जिसके बाद विलियम बोलता है अब तुम लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, तुम लोगों को एक एक पार्टनर चूज करना होगा जिसके साथ तुम फाइट करोगे। सेके आस्था से बोलता है चलो पार्टनर बन जाए। आस्था मान जाता है और दोनों ही तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। आस्था बोलता है ऑल द बेस्ट सेके, हम दोनों ही अपना बेस्ट देंगे और जो भी हार जाएगा वो बुरा नहीं मानेगा और इससे हमारी दोस्ती पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर तभी सेके अपना असली रूप दिखाता है और वो आस्था से बोलता है गलतफहमी मत पाल गधे, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मुझे पहले ही पता था कि ये वाला एग्जाम होगा और मैंने तुझसे इसलिए दोस्ती की ताकि मैं तुम जैसे वीक लड़कों को हरा के मैजिक नाइट बन जाऊं। और ये देखकर आस्था पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था उसे उसका पहला दोस्त मिल गया है। वहीं पे दूसरे बंदे भी बोल रहे होते हैं अरे यार सेके तो बड़ा चालाक निकला, वो आस्था को हरा के बड़े आराम से मैजिक नाइट बन जाएगा। काश आस्था ने हम लोगों को चूज किया होता ताकि हम उसे हरा के मैजिक नाइट बन जाते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि आस्था एक बहुत ही वीक और लूजर लड़का है। वहीं पे सेके हंसता और अपनी ग्रिमवॉर लेके तैयार हो
जाता है। सभी कैप्टन को लग रहा होता है कि आस्था नहीं जीत पाएगा और फाइट स्टार्ट होती है। पर तभी आस्था अपनी तलवार निकालता है ग्रिमवॉर से और सेकी के ऊपर हमला करता है और एक ही अटैक में उसकी बैंड बजा देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी यहाँ पे हुआ क्या। यूनो भी दूर से देख के स्माइल कर रहा होता है और सभी मैजिक नाइट से देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आस्था अपनी तलवार को अपने कंधे पे रखता है और बोलता है, मेरा नाम याद रखना सेके, मैं वो हूँ जो बनेगा एक दिन विजार्ड किंग। इसके बाद और भी कैंडिडेट्स की फाइट होती है, पर जब यूनो की बारी आती है तो कोई भी उससे फाइट नहीं करता है क्योंकि कोई भी बंदा हारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी यूनो के पास एक बंदा आता है जिसने पहले भी यूनो पे अटैक किया था। वो बंदा बोलता है, पिछली बार तो तुम बच गए थे पर इस बार नहीं बचोगे। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ही काफी इंटेंस बैटल होती है, पर आखिरी में यूनो उसे हरा देता है और फाइनली ये टेस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब सभी कैप्टन नाइट्स की बारी होती है चूज करने की कि वो किसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। और अगर एक से ज्यादा कैप्टन ने अपना हाथ उठा दिया तो बच्चा चूज करेगा कि वो किसकी स्क्वाड में जाना चाहता है। पर अगर किसी भी बच्चे के लिए एक भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो फेल हो जाएगा। काफी बच्चे फेल हो रहे होते हैं और आस्था को काफी टेंशन हो रही होती है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। पर जब यूनो की बारी आती है तो सभी कैप्टन अपना हाथ उठा देते हैं क्योंकि वो सभी यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो को चूज करना होता है और वो बोलता है, मैं गोल्डन डॉन्स में जाना चाहता हूँ। और फिर बारी आती है हमारी आस्था पास्ता की। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है, प्लीज गॉड कोई एक कैप्टन मेरे लिए अपना हाथ उठा दे। पर कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, यानी कि आस्था फेल हो चुका था। आस्था बहुत ही दुखी हो जाता है और वो जाने ही वाला होता है, पर तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें पता है बच्चे तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन पाओगे। इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर रिलीज करता है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है और वो नीचे कूदता है और आस्था के पास आता है और बोलता है, मैंने सुना है कि तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो, पर विजार्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन 8 मैजिक नाइट कैप्टन को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम कैप्टन को कभी हरा भी पाओगे? आस्था बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही वीक हूँ और ना ही मेरे पास मैजिक है, पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग है, पर अगर विजार्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ा तो मैं आप सबको हराऊंगा और एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग। जिसे सुन के यामी जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन पाओ विजार्ड किंग। आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि पहली बार उसके सपने पे किसी ने भरोसा किया है। पर आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम जाता है, पर तभी वहाँ पे सेकी आ जाता है जो कि आस्था से अपनी हार का बदला लेने आया था और वो अपना मैजिकल लिजर्ड आस्था के ऊपर छोड़ देता है। पर तभी यूनो आकर उस लिजर्ड को खत्म कर देता है और सेकी को डरा कर बोलता है, सोचना भी मत कि तुम आस्था के बराबर हो या फिर आस्था के आसपास भी हो। आस्था मेरा राइवल है और वो सिर्फ मेरी टक्कर का है, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और सेकी यहाँ से चले जाता है। यामी आस्था के ऊपर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से वॉशरूम में था। जिसके बाद फिनरल एक पोर्टल खोलता है और आस्था और यामी और फिनरल आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर और आस्था बहुत खुश होता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वो एक धमाके से उठ जाता है। बेचारे आस्था की खुशी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यामी बोलता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स में। दूसरी तरफ यूनो से उसका सीनियर जिसका नाम क्लॉस होता है वो बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम जैसे एक गरीब लड़के जो कि किसी रॉयल फैमिली से भी नहीं है उसको विलियम सर ने अपनी स्क्वाड में रखा है और सोचना भी मत कि तुम अपनी लाइफ यहाँ पे मजे से बिताने वाले हो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर आस्था अपने टीम मेंबर से मिलता है और वो समझ जाता है कि ये बंदे दिमाग से हिले हुए हैं। यामी बोलता है, तोड़फोड़ मचाना बंद करो, पर ये बंदा पीछे की दीवार ही तोड़ देता है। सभी लोग यामी को देखकर खुश हो जाते हैं। यामी सबको आस्था से इंट्रोड्यूस करवाता है। आस्था बोलता है, मेरा नाम आस्था और मैं हेज विलेज से आया हूँ। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से विलेज से आया है और गरीब भी है, पर इसके बावजूद भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। फिनरल आस्था को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इस बंदी का नाम होता है वेनिसा और ये एक नंबर की पियक्कड़ होती है और वो आस्था के पास आके कहती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? और बेचारा आस्था शर्मा जाता है और मना कर देता है क्योंकि भाई ने तो अपना दिल पहले ही किसी और को दे रखा है। पर वेनिसा आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा पी ली थी। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलवाता है जिसे फाइट करना बहुत पसंद होता है और वो आस्था से पूछता है, फाइट करोगे मेरे साथ? पर तभी आस्था के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है, ये है मेरी बहन मारी, इससे दूर रहना वरना मैं तुझे मार डालूंगा। आस्था बोलता है, अबे गधे मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ कि ये लड़की कौन है। जिसके बाद आस्था बाकी के मेंबर से भी मिलता है। यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है फटाफट ले लो। तभी मैग्मा बोलता है, ठीक है मैं लूंगा आस्था का टेस्ट, ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स में रहने लायक भी हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा लड़का जो कि रॉयल फैमिली से भी नहीं है, जो कि एक गाँव से आया है, वो डिजर्व भी करता है मैजिक नाइट बनना। और अगर तुम मेरा टेस्ट पास कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोब, जिससे तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे
करोगे तो क्या चाहिए तुम्हें ये? आस्था बोलता है हाँ अभी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था से काफी हार्ड एक्सरसाइज करवाता है, पर आस्था के लिए बच्चों का खेल होता है। पर तभी मैग्मा बोलता है अब होगा तुम्हारा फाइनल टेस्ट, मैं तुम पे अटैक करूंगा और तुम्हें मेरे अटैक से बचना होगा। और मैग्मा आस्था पे फायर बॉल फेंकना स्टार्ट कर देता है, पर आस्था उन्हें काफी इजीली डॉज कर लेता है, जिसे देखकर मैग्मा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही बड़ी फायर बॉल आस्था पे फेंकता है। आस्था उसे डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। पर तभी आस्था अपनी तलवार निकालता है ग्रिमवॉर से और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा इतनी बड़ी तलवार को कैसे यूज करेगा। और आस्था अपनी तलवार से मैग्मा के फायर बॉल को उसी की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर यामी काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि न सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी भी मैजिक को कट कर सकता है, पर साथ ही मैजिक अटैक्स को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि आस्था इस स्क्वाड में रहना डिजर्व करता है। मैग्मा भी आस्था को अप्रिशिएट करता है और बोलता है माफ करना मुझे, मैंने कहा था ना कि तुम छोटे से गाँव से आए हो, पर असल में मैं तुम्हारे गाँव के बगल वाले गाँव से आया हूँ। और आस्था पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। सभी लोग आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को केक देती है और यहाँ पे आस्था की दोस्ती जाती है सभी से। पर एक लड़की आस्था को दूर से देख रही होती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है। पर तभी आस्था को मिलता है उसका रोब, जिसका मतलब अब आस्था बन गया है मैजिक नाइट। और अब यहाँ से आस्था की असली लाइफ स्टार्ट होती है। मैग्मा आस्था को उसका रूम दिखाता है और कहता है माफ करना, यही एक बेकार सा रूम खाली है। पर आस्था खुशी के मारे रोने लगता है। मैग्मा बोलता है तुम्हें ये कमरा सच में पसंद आया? आस्था बोलता है हाँ मुझे पसंद आया, चर्च में तो हम इससे भी छोटे कमरे में सोते थे। आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगता है, जिसके बाद आस्था और यूनो एक एक लेटर चर्च भेजते हैं ये बताने के लिए कि वो पास हो गए हैं। यूनो का लेटर देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। पर आस्था की हैंडराइटिंग इतनी बेकार होती है कि कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने क्या लिखा है। फादर बोलते हैं देखो जरा कब तक वापस आ रहा है वो, क्योंकि वो पास तो नहीं हुआ होगा। पर सिस्टर लिली कहती है वो पास हो गया, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर फादर थोड़े उदास हो जाते हैं कि अब आस्था उनके पास नहीं आएगा। सुबह सुबह आस्था उठता और अपना रोब पहनता और वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है दीवार से टकरा जाता है। तभी वहाँ पे मैग्मा आता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना बच्चे? आस्था बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर आज अचानक से ये यहाँ पे कैसे आ गया, कल तो नहीं था। मैग्मा बोलता है असल में ये बेस अपने आप शेप बदलता है, जैसे कि कल हम दूसरे फ्लोर पे थे और आज चौथे फ्लोर पे हैं। कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत लग जाएगी। मैग्मा आस्था को पूरा बेस घुमाता है और साथ ही वो यामी के पेट्स के पास भी जाते हैं जो की बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है तो ठीक है आस्था, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बट अब से इनकी देखभाल तुम करोगे, इनका अच्छे से ख्याल रखना, यामी सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो। आस्था पेट्स को खाना खिलाता है, पर पेट आस्था को ही खा जाते हैं। आस्था और मैग्मा हॉल में रेस लगा रहे होते हैं, पर तभी वही लड़की आती है जो कि कल आस्था को देख रही थी और इसका नाम होता है नोएल और ये भी ब्लैक बुल्स की एक मेंबर होती है। मैग्मा बोलता है आस्था इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया है। आस्था उससे हैंडशेक करने जाता है, पर नोएल आस्था से हैंडशेक करने से मना कर देती है और कहती है अबे गधे किसने तुझे परमिशन दी मुझसे बात करने की, जिसे सुन के आस्था को गुस्सा आ जाता है। ये लड़की बोलती है मैं हूँ नोएल सिल्वा। आस्था बोलता है गधा किसे बोल रही हो तुम यहाँ पे कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैक बुल्स की मेंबर हो, हम दोनों ही टीममेट्स हैं। पर तभी नोएल एक मैजिकल अटैक करती है आस्था पे, पर वो अटैक आस्था की जगह मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा बोलता है मुझे क्यों मारा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैग्मा बोलता है क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, और अगर तुम्हें ब्लैक बुल्स में रहना है तो तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी होगी। नोएल बोलती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी और वो उस रोप को वहीं पे फेंक के चली जाती है। आस्था गार्डन में घूम रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर एक अटैक लगता है। आस्था बोलता है अबे ये कहाँ से आया, और वो जाके देखता है कि नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, पर नोएल कितनी भी प्रैक्टिस कर ले उसका निशाना सही नहीं लग रहा होता है और वो उसकी फैमिली में सबसे ज्यादा वीक थी और जब वो पैदा हुई तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इसीलिए उसके बड़े भाई बहन उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। पर नोएल आस्था को देख लेती है और उसे लगता है कि वो भी बाकियों की तरह उसका मजाक बनाएगा। नोएल आस्था पे अटैक करती है, पर उसका अटैक उसी पे लग जाता है और नोएल एक रॉयल फैमिली से होती है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा माना होता है और यहाँ पे वो अपने मैजिक के अंदर ही फंस जाती है। सभी लोग बाहर आके देखते हैं कि नोएल खुद के ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना नोएल की जान भी जा सकती है। यामी बोलता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो नोएल भी हर्ट हो सकती है, अब तो बस वही कुछ कर सकता है। फिनरल बोलता है कौन, और तभी नोएल के अटैक से आस्था उड़ के यामी के हाथ में आ जाता है। यामी बोलता है बहुत ही सही टाइमिंग पे आए हो, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तो अब ऊपर जाओ और उस मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है वो तो ठीक है पर मैं वहाँ जाऊंगा कैसे। यामी उसे नोएल की तरफ फेंकता है और कहता है ऐसे। आस्था अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को नलीफाई कर देता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, पर फिनरल अपने मैजिक से उन्हें बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है सच में बच्चे तुम मुझे बहुत पसंद हो। नोएल को भी होश आ जाता है और उसे लगता है कि आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा, पर आस्था उसके पास आके उसकी तारीफ करने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतना सारा माना है और अगर तुम अपने मैजिक को सही से कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगी। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग हमेशा
हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और नोएल को भी पता चल जाता है कि उसको उसकी रियल फैमिली अब जाके मिली है। आस्था नोएल की तरफ दोबारा से हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है और नोएल को आस्था थोड़ा सा पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ यूनो का सीनियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा होता है। तो गाइस जैसे जैसे इसके पार्ट आएंगे तुम्हें इस एनिमे में और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। और जैसे ही इस वीडियो पे 10 कमेंट्स कंप्लीट होते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।